तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र का दूसरा पार्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पहले पार्ट में देख लिया था कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि हम लोगों को दूसरे पार्ट में ज्वाइन करना पड़ा। तो दोस्तों हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था कि एक इतने छोटे से वृक्क में 140 ग्राम के वृक्क में कितने 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो प्रश्न ये है कि 8 लाख नेफ्रॉन इतने छोटे से वृक्क में जिसका भार लगभग 140 ग्राम है, किस तरह से उपस्थित होंगे, ठीक है। तो उपस्थिति की अगर बात करें तो इसे जूम करके देखा गया, यानी कि इसके मतलब वृक्क को जूम करके देखा गया कि इसका एक नेफ्रॉन का जो फिगर है वो कैसा होता है, ठीक है। तो देखा गया तो कुछ फिगर इस तरह का एक नेफ्रॉन का फिगर हमें देखने को मिला। तो अब हम लोग समझते हैं एक नेफ्रॉन जो कि होता है इस तरह का, उसके बारे में कुछ समझते हैं। दोस्तों नेफ्रॉन का जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि कुछ गुच्छे समान आकृति उसकी होती है, उसका नाम ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। तो दोस्तों ग्लोमेरुलस का काम समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि ग्लोमेरुलस निस्पंदन की क्रिया करता है, ठीक है। निस्पंदन मतलब क्या है कि रक्त में जैसे भी पार्टिकल्स हैं, अच्छे हों बुरे हों, यानी कि अच्छे बुरे नहीं लेकिन उपयोगी हों अनुपयोगी हों, सबको छान लेता है, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस का पहला काम निस्पंदन का है, ठीक है। कैसे भी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें छान लेता है, ठीक है, और फिर शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है निस्पंदन का काम करता है, रक्त के कणों को छानता है, अब वो अनुपयोगी हो या फिर उपयोगी हो, उसके बाद शुद्ध रक्त को वापस भेज देता है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस एक थोड़ी गलती करता है कि हर एक पार्टिकल्स को छान लेता है। तो इसकी इस गलती को सुधारने के लिए बगल में कुछ ये जो गोलाकृति का होता है बोमेन कैप्सूल इसके जस्ट पीछे होता है। तो ये बोमेन कैप्सूल क्या करता है कि जिन पार्टिकल्स को इसने मतलब अच्छे हो बुरे हो उपयोगी हो अनुपयोगी जिनको सबको ले लिया था, तो इस जो इसने मिस्टेक कर दी थी, इस मिस्टेक को सुधारने के लिए बोमेन कैप्सूल बगल में लगाए। तो ये क्या करता है कि उसमें से जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका पुनः अवशोषण कर लेता है, बाकी जो अनुपयोगी होते हैं उन्हें रक्त के साथ वापस ये भेज देता है। उसके साथ साथ ये यूरिया को भी छान लेता है, यानी अलग कर लेता है। किस विधि द्वारा? तो डायलिसिस विधि द्वारा, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्लोमेरुलस का काम समझ लिया, बोमेन कैप्सूल का काम समझ लिया। उसके बाद अब आती है बात नेफ्रॉन की। इसका भी छोटा सा काम है। जब बोमेन कैप्सूल यूरिया को अलग करता है तो इसे अलग करने के बाद दे देता है नेफ्रॉन को, ठीक है। अब नेफ्रॉन इसे टॉयलेट के रास्ते शरीर से बाहर कर देता है। तो दोस्तों आई होप कि जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ चीज़ें रह गई हैं थोड़ी और इस चैप्टर से रिलेटेड, जो इसमें कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस हैं। तो चलिए आगे की और छोटी सी इंफॉर्मेशन की बात आती है, हम लोगों को पेशाब के बारे में जान लेना जरूरी है। तो दोस्तों जो पेशाब होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि यूरिया पाया जाता है। तो जानना जरूरी है कि जो टॉयलेट होता है उसमें 95% तक जल होता है और 2% यूरिया होता है। बाकी का जो 3% होता है उसमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे प्रोटीन हो गया और बहुत सारे पदार्थ 3% में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बता दिया यूरिया 2%, जो इसका पीएच होता है वो 4.8, और इससे ये पता चलता है कि इसका जो स्वभाव है वो अम्लीय होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 7 से नीचे जो जितने भी क्रमांक आते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से ऊपर जितने भी क्रमांक जाते हैं वो सब क्षारीय होते हैं, और अगर 7 पे हैं तो उदासीन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्वभाव है वो 4.8 अर्थात 7 से कम है। तो ये पता चलता है कि ये अम्लीय जो पेशाब का स्वभाव है वो अम्लीय होता है। इसके साथ साथ इसका पीला रंग किस वजह से होता है? तो इसका पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। और इसकी जो गंध, इसमें गंध किस वजह से आती है? तो ये अमोनिया की वजह से आती है। जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अमोनिया एक बहुत ही घातक पदार्थ है, और इसी की वजह से बहुत, अगर अमोनिया कुछ घंटों तक खुला रहे तो गंध आने लगती है टॉयलेट से। तो इसी वजह से अमोनिया की वजह से गंध आती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने पेशाब के बारे में समझ लिया। अब हम समझते हैं कि किडनी की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टोन। देखिए हम लोग कभी देखते हैं कि सब कहते हैं कि किडनी में उनकी पथरी हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टोन
स्टोन आ जाता है यानी कि पत्थर आ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि किडनी में पथरी हो गई है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं, ठीक है। जो इसमें स्टोन आ जाता है उसे कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरेनिया यानी कि अमोनिया की मात्रा जब बढ़ जाती है तो जो हम लोगों का जो टॉयलेट होता है वो थोड़ा पीला, उसका रंग जो है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा पीला होने लगता है। खासकर आप लोग देखिए, जब आप लोगों को बुखार होता है तो आप लोग जब टैबलेट खाते हो तो जो हम लोगों की टॉयलेट होती है वो कुछ ज़्यादा ही पीली होती है। तो वो किस वजह से होती है, यूरेनिया यानी अमोनिया की जब मात्रा बढ़ जाती है तो जो उसका स्वभाव है वो थोड़ा पीला होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गठिया। आप लोग सुनते होंगे गठिया रोग, आप लोग सुनते होंगे गठिया हो गया है उन्हें, ठीक है। अक्सर कर बूढ़े लोगों को गठिया होता है। तो गठिया किस वजह से होता है कि इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड मतलब जब लोगों की लोग जब बूढ़े होते हैं यानी वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो उनके शरीर के जो भी जॉइंट्स होते हैं उसमें जो होता है यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे कि आप कभी भी देखिए तो एकदम आराम से सब लोग बैठते हैं, एकदम खूब मतलब पूरा अपना बल लगा देते हैं बैठने के लिए, एकदम बहुत आराम से बैठते हैं और कहते हैं कि मतलब हड्डियों से आवाज़ आती है चों चों की। तो वो किस वजह से आती है कि उसमें यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो देखिए किडनी खराब हो जाती है। देखिए आप लोग देखे हैं कि अगर आपकी दोनों किडनियाँ खराब हो जाएं तो आपका बचना नामुमकिन है, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर कोई किडनी दे रहा है तो आप बच सकते हो। एक इंसान के पास अगर एक किडनी हो वो तभी जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर किसी का किडनी को मतलब ट्रांसफ़र करना है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई मृत इंसान है तो उस मृत इंसान से किडनी को निकाल के किसी मतलब जो जिंदा इंसान है उसे देना है। तो ये जो कार्यविधि प्रक्रम होना चाहिए वो 48 घंटे यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। जो किडनी का ट्रांसफर्शन होता है 2 दिन के अंदर अंदर ये यानी कि हम लिख देते हैं 48 घंटों के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि किडनी की कौन कौन सी बीमारियां हैं। अब समझते हैं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कि हम मतलब जो पादप हों या फिर जीव हों, सब में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि किस जीव अर्थात किस पादप से किस तरह का उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, ठीक है। तो जो है पेड़ पौधे, देखिए पेड़ जो शब्द है वो उर्दू है और जो पादप है वो हिंदी है, ठीक है। तो पेड़ पौधे से जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, लाशा और गोंद, ठीक है। आप लोग कहीं देखिए तो पेड़ पे अगर आप कुल्हाड़ी से मार दीजिए या फिर उस पर मतलब पेड़ को चोट पहुंचा दीजिए, काट दीजिए, तो 2-4 दिन के बाद जाएंगे देखेंगे तो उसमें कुछ लाशा गोंद की तरह निकलता है। तो वो ही उसका उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। उसके बाद यूरियोटैलिक मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन। तो यूरिया के उत्सर्जन में जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्तनधारी, ठीक है। स्तनधारी मतलब ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, ठीक है। दूध पिलाने वाले जीवों को हम स्तनधारी कहते हैं। तो इसमें हम लोगों का मनुष्य भी आ जाते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, ये सब कुछ जीव जंतु आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि स्तनधारी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होती हैं, लेकिन ये बात गलत है। स्तनधारी महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं, ठीक है। क्यों? देखिए जब एक मनुष्य का जन्म होता है, अब वो चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, स्तन दोनों में होता है। लेकिन जैसे ही वो 12 साल से पार मतलब 13वें साल या फिर 14वें साल में प्रवेश लेते हैं इंसान, तो जो पुरुष होते हैं, पुरुष में स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, जिस वजह से पुरुषों का स्तन विकसित नहीं हो पाता है, उभर नहीं पाता है। इसी मुकाबले महिलाओं में स्तन ग्रंथि पाई जाते हैं, जिससे कि उनके स्तन में विकास होता है और उनका स्तन उभर जाता है। किस वजह से? स्तन ग्रंथियों से। तो आई होप कि आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्तनधारियों में अंतर क्या है, ठीक है। उसके बाद यूरिकोटैलिक यानी कि जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो इसके
एग्जाम्पल है पक्षी और सांप, ठीक है, ये सब यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद अमीनोटैलिक, अमीनोटैलिक मतलब जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे हम लोग अमीनोटैलिक कहते हैं। उसी तरह गुआनोटैलिक यानी कि जो गुआनिन का उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, जो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं उसे हम लोग गुआनोटैलिक कहते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो मकड़ी है, वो गुआनिन का उत्सर्जन करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का उत्सर्जन तंत्र का चैप्टर खत्म हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर लगा होता तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।